सो हाय गाइज, आदर्श हियर। जोसा काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी थी और आज हमारी फर्स्ट सीट की अलॉटमेंट आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यार जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को जो सीट मिली है वो शायद मुझे और भी ऊपर का मिलना चाहिए या नीचे का मिल गया, जो भी हो, बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरी वीडियो, उसमें आप लोगों को वो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ यार अभी जो कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह कब करना है, तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे तरीके से देखिएगा। लेट्स गेट। एक बात बतानी थी यार, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी लग रहा होगा कि भैया मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो अनअकैडमी के यार जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं और न्यूक्लियस कोटा के जो टॉप मोस्ट टीचर हैं, वो एक आप लोगों के लिए एक तरीके से वेबिनार कह सकते हैं, सेमिनार कह सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टोटली ऑनलाइन, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दी गई है कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी और इसमें टॉप एजुकेटर्स वगैरह रहने वाले हैं। तो आप लोग जाओ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से जाके तुम लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये तो यार आप लोगों को सबसे पहले जाना है जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट अलॉट हो चुकी है। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, पिन डाल के ओपन कर ले। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रही है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कंप्लीट हो चुकी है, आपने विलिंगनेस सबमिट नहीं किया कि मतलब आपको लेना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है वगैरह वगैरह, और डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड नहीं किया है और सीट भी आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं किया करना है ये नहीं पता है। अब हम लोग देख लेते हैं यार कि हम लोग को कौन सी सीटें मिली हैं। जैसे कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे मैंने गया और मुझे यहाँ पे बीआईटी मिश्रा मिल रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, हमारी रैंक दी गई है, उस रैंक पे क्या मिल पाता है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यार कि क्लास 10th की सर्टिफिकेट, जिससे हम लोग की डेट ऑफ बर्थ पता चलेगी, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए। तीसरी चीज है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। तो ये क्लास 12th की जो आपकी जो मार्कशीट होती है या फिर सर्टिफिकेट जो होती है, उससे आप लोगों का ये पता चल जाता है। और उसके बाद है आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे यार आप लोगों के लिए जो बच्चे ओबीसी SC ST होंगे तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा करना पड़ेंगे ये फॉर्मेट में। और सारी डिटेल्स मैंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग देख लेना। तो ये रही है उन बच्चों के लिए मतलब सर्टिफिकेट जो बच्चे गलती से EWS SC ST लिखवा दिए हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो उनके लिए ये वाली सर्टिफिकेट की फॉर्मेट होगी। जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए यहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और उन सर्टिफिकेट्स को जल्दी से जल्दी आप लोग चाहें तो वो बना सकते हैं। आप लोगों के पास 3 ऑप्शन रहेगा, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का। फ्लोट का मतलब ये है कि अभी जो ब्रांच मिली है उसे आप लेके आगे के लिए ब्रांचेस जो है आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वाले ब्रांचेस मिले। स्लाइड का मतलब ये है कि अभी आपको जिस कॉलेज में मिला है, सपोज अगर आपको बीआईटी मिश्रा में अभी केमिकल मिल गया है, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीआईटी मिश्रा ही मिले, बस कोई दूसरा ब्रांच मिल जाए, तो आप स्लाइड कर सकते हैं। और फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो आपको मिल गया भाई आप उससे संतुष्ट हो और वो कॉलेज आप लेना चाहते हो। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे जो हम लोगों को चल के कोई और कॉलेजेस मिले। तो वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे इसके बाद सबमिट विलिंगनेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट विलिंगनेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ हम लोगों के पास ऑप्शन आता है कि ठीक है भाई आपने विलिंगनेस सबमिट कर दिया कि ठीक है मुझे आगे चल के फ्लोट करना है, मतलब दूसरे कॉलेजेस वगैरह चाहिए, है ना। अब ये चीज होने के बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जैसे कि जो बच्चे SC ST OBC होंगे उनको हो सकता है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो PWD होंगे उनको PWD सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको क्लास 10th की सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ वही होगा यार आप लोगों की क्लास 12th की जो सर्टिफिकेट होती है उसमें ही आप लोगों का डोमिसाइल दिया रहता है कि आप झारखंड से हो, बिहार से हो, कहां से हो। तो वो भी अगर आप जमा करोगे, मेरे हिसाब से पिछले साल तक तो वही चलता था, तो उससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद आता है हम लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट का बाद जो तो ये रही यार तुम्हारी जोसा की बिजनेस रूल्स। इसमें तुम लोग नीचे जाओगे तो 70-80 पेजेस की पूरी बिजनेस रूल्स इसमें दी गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई है, इसे आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड की लिंक अपने वेबसाइट की भी दे दूंगा, या फिर जो भी मेरे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं JEE AB 360, उसमें टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने जो सबसे पहला जो ब्लॉग अभी डाला है उसमें जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट्स में हम लोगों को कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। तो ये रही यार तुम्हारी मेडिकल सर्टिफिकेट। इसे तुम अपने आसपास के किसी डॉक्टर, किसी फिजिशियन से जाके दिखा लो। और इंपॉर्टेंट सारी चीजें इसमें दी गई है कि क्या क्या चाहिए, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई प्रॉब्लम तुम्हें, कोई बीमारी वगैरह है कि नहीं, हाइट हो गया, कुछ पहले बीमारी तुम्हारा या फिर मेंटल प्रॉब्लम वगैरह कुछ था या नहीं, जो भी चीजें हैं सारी चीजें को अच्छे तरीके से लिख लेना और नीचे में ये सिग्नेचर करके वहां पे तुम लोगों को अपलोड कर देना है। ध्यान रहे कि सारी चीजें क्लियर अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। और कोई भी चीज़ फ्रॉडगिरी करके ऐसा मत करने की कोशिश करना कि नहीं खुद से भाई मैं कर लूँगा, खुद का मैं कुछ भी गलत रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं गलती से भी अगर पकड़े गए वहाँ पे, तो फिर जिस भी राउंड में तुम्हारी काउंसलिंग होती है वो राउंड ऑफ काउंसलिंग तुम्हारी कैंसिल हो सकती है, फिर तुम लोगों को अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में आप। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना है यार, जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जनरल कैटेगरी या फिर OBC या फिर EWS के बच्चों को 35,000 रुपीज जमा करना पड़ेगा और SC ST और PWD के बच्चों को 15,000 रुपए जमा करना पड़ेगा अगर आप फ्लोट वगैरह कुछ भी अगर कराना चाहते हो तो। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड
अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो शेड्यूल है यार, इस शेड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को बार बार ही देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें आप लोगों को फी पेमेंट करना, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर जनरल कैंडिडेट हो तो कितना देना है, ओबीसी कैंडिडेट हो तो कितना देना है, वो मैंने बता दिया कि 35,000 और 15,000 ऐसे साइमल्टेनियसली लगेगा SC ST और जनरल स्टूडेंट को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सपोज अगर आपको अभी NIT मिलती है या फिर IIIT मिलती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी आपने राउंड 1 में आपको NIT मिली या IIIT मिली या GFTI मिली, आपने क्या किया कि अभी पैसा पेमेंट किया और अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा की। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आपने कुछ फ्रॉडगिरी किया है, फॉर एग्जांपल किसी ने, कोई बच्चे क्या होते हैं कि भाई वो गलत डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं किसी और का या फिर कुछ गलत ढंग से, उनकी तो सीट कैंसिल हो जाने वाली है। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट के साथ क्या हो सकता है कि सपोज आपने अपना डॉक्यूमेंट जो जमा किया उसमें कुछ थोड़ी बहुत एरर आ गई। सपोज आपने क्लास 12 का सर्टिफिकेट जमा किया, उसमें कोई चीज़ ब्लर आ गया, अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट जमा किया, उसमें आपकी फोटो क्लियर नहीं आई, तो वो आपको ईमेल या फिर फ़ोन नंबर या फिर आपकी जो पोर्टल है जहाँ पे आप काउंसलिंग कर रहे हो वहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बार बार अभी से देखते रहना, जिस दिन से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे टिल अगला जब भी आपका सीट मिलता है तब तक ये चीज़ों को बार बार चेक करते रहना कि कहीं पे कोई मिस्टेक, कहीं पे कोई क्वेरी रिलीज तो मतलब आपसे पूछी तो नहीं जा रही या फिर बोला तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक स्टेप को मिस करोगे गलती हो जाएगी। और जोसा की काउंसलिंग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि कहीं पे भी किसी भी स्टेप को अगर मिस करते हो बाई चांस इन एनी वे, तो फिर वो तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाले। इस बात को ध्यान रखो, वो तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाले। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लग रहा होगा यार कि मेरे को फर्स्ट राउंड में कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ मिला नहीं। तो देखो यार, इस बार नंबर ऑफ बच्चे जो कि काउंसलिंग में बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने वो जो भी ब्रांचेस वगैरह भरते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भरे। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको राउंड 1 में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आगे के राउंड में वो मिल सकता है। तो कंटिन्यू करना काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग को छोड़ देना भाई कि मेरे को नहीं मिला, है कि नहीं। तो इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से ध्यान में रखना है। तीसरी बात यह कि जैसे कि सपोज अगर आपने अभी आपको NIT मिली या IIIT मिली या GFTI मिली, आपने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो फिर जब आपको अगले किसी राउंड में सपोज अगर आपको IIT अलॉट होता है, तो IIT अलॉट जब होगा आपको, इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपसे फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड करने के लिए बोले, तो तभी भी आपको ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यार फिर मेरे को NIT मिली और NIT मिली मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ा तो बाद में मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आगे चल के भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपलोड वो करना पड़ सकता है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, और जब काउंसलिंग करते रहोगे तो इस चीज को भी पॉइंट में मतलब दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हो सकता है कि तभी वो हमसे दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोले, क्योंकि अभी आप लोगों को NIT प्लस सिस्टम में मिला है, बाद में हो सकता है कि आप लोगों को IIT प्लस सिस्टम में कुछ ब्रांचेस वगैरह मिले, तो तभी हो सकता है कि वो जो है वो डिमांड करे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। तो इस चीज को भी दिमाग में आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से रखना है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो बाकी शेड्यूल है वो बाकी शेड्यूल तो मैंने यहाँ पे दिया ही है, और बाकी आगे चल के एक और बात कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं इस बार अगर लोअर IITs में एडमिशन ले लेता हूँ तो क्या मैं अगले साल JEE एडवांस दे पाऊंगा। देखिए, अगर तुम IIT में एडमिशन इस बार ले लेते हो और अगर विड्रॉ कर लेते हो इसी बार, मतलब एडमिशन लेने से पहले विड्रॉ कर लेते हो तो तुम अगले साल एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर सपोज तुमने अभी कोई IIT तिरुपति तुमने अभी ले लिया और अगले साल तुम्हारी JEE एडवांस क्लियर हो गई, तुम्हें IIT कानपुर भी मिल रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बार जो बंदा IIT में एडमिशन ले लिया उसे फिर अगले साल जो है उस लड़के को IITs में एडमिशन वो नहीं मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन ये चीज़ NIT के लिए एप्लीकेबल नहीं। मान लिया जाए कि आपको इस बार NIT जमशेदपुर मिल जाता है और आप चाहते हो कि मैं JEE एडवांस का प्रिपरेशन करूँ, अगले साल क्या मुझे IIT मिल सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कि मैंने सारा चीज़ तो वैसे बता ही दिया यार। और जैसे कि आप डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे तो 1-2 दिन के अंदर वो वेरीफाई होगा, सारा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होगा या आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया है वो सही है या नहीं है। इन दैट केस अगर किसी बच्चों का हो सकता है कि कास्ट चेंज करना हो, मतलब जो भी हो कि जनरल से EWS करना है, EWS से जो भी करना है चेंज अगर करना होगा, तो इस राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आप सपोज कि आप OBC लिख दी, OBC की सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपकी इस राउंड की काउंसलिंग वो कैंसिल हो जाएगी, समझे। और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फिर आप लोगों को वो बैठना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट बन के बैठना चाहते हो या EWS जिससे ही बैठना चाहते हो वो बैठ सकते हो। उसके लिए तुम लोगों को वो जो सर्टिफिकेट का मैंने शुरुआत में फॉर्मेट बताया था वो जमा करना पड़ेगा बस।